दोस्तों जीएससी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों में ही करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है। कई सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। दोनों ही परीक्षाओं में जीएस का काफ़ी अच्छा वेटेज है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बिना जीएस को क्रैक किए आप प्री को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करंट पिछले 1 साल तक कभी भी पूछा जा सकता है, यानी कि कौन सा महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कोई कह नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि परीक्षा अभी होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं, तो अब फिलहाल जो प्रेजेंट का करंट है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन पिछले 1 साल का करंट भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। करंट अफेयर की जो मेगा क्लासेज होती हैं वो 4 से 6 घंटे लंबी हो सकती हैं, कभी कभी ये 9 घंटे तक चली जाती हैं। तो लगातार एक वीडियो को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इतनी सारी जानकारियों को हमारा दिमाग एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। आप खुद सोचिए ना कि 12 घंटे की क्लास देखकर आप कितने तथ्यों को याद रख पाएंगे। आप देख भले लेंगे, समझ भले लेंगे, लेकिन फैक्ट आपको याद नहीं होंगे। तो इसीलिए इस चैनल पर जीएस की क्लासेस अलग से चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेस अलग से चल रही हैं और आपके मॉक टेस्ट की क्लासेस भी चली रही हैं। तो लगातार आपकी 3 क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर करंट के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। तो करंट अफेयर का यह पहला पार्ट होगा। जीएस के लगातार आपको वीडियोज मिल रहे हैं, जिसका 4 पार्ट अब तक जो है अपलोड हो चुका है। तो आप लोग उसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं कर सकते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, सिर्फ वही आपको यहाँ पर जीएससी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के मुताबिक पढ़ाई जा रही हैं। हालांकि ये जो तथ्य हैं ये आपके सब्जेक्ट में भी, जिनका जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, उनको भी फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ यूपी SSC पीईटी की परीक्षा में और यूपी पीसीएस के लिए भी ये सीरीज़ समान रूप से उपयोगी है। तो आपके सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। करंट अफेयर का यह पहला पार्ट होगा और इसमें हम अगस्त महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ जुलाई महीने के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो हम शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर कब से कब तक का करंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलटी ग्रेड के बारे में, तो एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में फ़िलहाल जो यहाँ पर इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये परीक्षा आपकी नवंबर में या फिर दिसंबर में हो सकती है। इसलिए आपको करंट जो है वो जनवरी से देखना पड़ेगा। जनवरी से लेकर जब तक परीक्षा होगी उसके 1 महीने पहले तक का करंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जनवरी से ही शुरू करूँगा और पूरा जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक का करंट आपको पार्ट वाइज, और फिर जब एग्ज़ाम करीब रहेगा तो एक मेगा क्लास भी करूँगा। लेकिन मेगा क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट तभी होगा, आपके लिए फ्रूटफुल तभी होगा जब आप ये जो पार्ट वाइज क्लास है इसको आप देखे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखना कि डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, इसमें जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम होती है और जो पुरुष होते हैं, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों के लिए यह ट्रॉफी होती है। और इसमें क्या खेला जाता है, यह जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होती है। यानी कि इस खेल का जो संबंध है वो किससे है, तो फुटबॉल से होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विजेता कौन बना है, 2025-26 का सत्र जो कि आयोजित किया गया था कहाँ पर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब में इसका आयोजन किया गया था। और पहली बार इसे 1962 में खेला गया था, 1962 में। ठीक है, तो मणिपुर विजेता बना है लगातार 3री बार। और मणिपुर ने किसको हराया था, तो पश्चिम बंगाल को। सारे फैक्ट आपके यहाँ पर हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दिव्य दृष्टि अभ्यास 2025। देखो दोस्तों, ये जो दिव्य दृष्टि अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, सिक्किम में। आयोजन कब किया गया था, तो सिक्किम में यह आयोजन आपका जुलाई अगस्त के महीने में किया गया था। भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना होगी उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और ये जो भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी है यह किसके सहयोग से बनेगी, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। और इसे उत्तर प्रदेश के AI प्रयाग योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है।
दोस्तों नेक्स्ट है बाघ घनत्व में दुनिया में प्रथम। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो बाघ घनत्व में यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर बाघों की संख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर जो टाइगर रिजर्व है ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कई बार एग्जाम में आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और आपको याद होगा कि वर्ल्ड टाइगर डे ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना कि 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग रूस में पहला ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। कब? 2010 में 29 जुलाई के दिन ये दुनिया का पहला ग्लोबल टाइगर समिट था, जिसमें 2022 तक यानी कि नेक्स्ट 12 ईयर तक बाघों की जो जनसंख्या है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। फिलहाल भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल मिला के कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो इनकी संख्या 58 हो गई है। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, 58 हो गए हैं। और जो 58वां टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में स्थित माधो टाइगर रिजर्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस, तो दोस्तों इसे प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। इसकी थीम कई बार पूछा गया है, तो थीम इसकी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है। तो दोस्तों 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद होगा कि विगत वर्ष यानी कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी पर बैन लगा दिया था। यूट्यूब बचा हुआ था, अब यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया गया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कौन है, तो एंथनी अल्बनीज हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसकी घोषणा 2025 में हाल ही में की गई है। तो यह 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये याद रखिएगा, जो कि 2023 वर्ष 2023 के लिए घोषित किया गया है। तो इसका जो एडिशन है ये 71 है, याद रखिएगा 71वां है ये। और आप में से कितने लोग ये बताएंगे कि 2025 में जो ऑस्कर दिए गए थे उसका क्रम क्या था, जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे 2025 में उसका क्रम क्या था, कितने लोग जानते हैं। तो बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी। पहली बार इसे 1954 में 1954 में स्टार्ट किया गया था। कौन देता है, तो पुरस्कार तो प्रदान करती हैं हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति होंगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार देता कौन है दोस्तों, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत यानी कि 2025 में इसकी घोषणा हुई है। तो बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई है 12वीं फेल। ये फिल्म आपने देखी होगी, यूपीएससी एस्पिरेंट पर आधारित ये फिल्म है 12वीं फेल। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए प्रदान किया गया है। तो बेस्ट एक्टर 2 चुने गए हैं, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है रानी मुखर्जी को, फिल्म का नाम है मिसेज चटर्जी वीएस नार्वे। और हिंदी की जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है ये कटहल मूवी को गया है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाने वाला देश कौन सा बना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो कंबोडिया है, कंबोडिया ने हरगिला सेना के संरक्षण का जो मॉडल है उसको अपनाया है। कंबोडिया में एग्जैक्टली है क्या कि वहाँ पर एक टोनले सैप बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या नाम है? टोनले सैप बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस रिजर्व में आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड और सारस की आबादी को संरक्षित करने के लिए फिलहाल ये जो मॉडल है हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया गया है कंबोडिया के द्वारा। अब ये जो हरगिला मॉडल था इसको किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो इसे असम में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा। हाल ही में आपको याद होगा 2025 में ये टाइम मैगजीन की फ्रंट पेज पर आई थी, यानी कि ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित की गई थी। और इनको 2 बार 2017 में और 2024 में 2 बार व्हिटले गोल्ड अवार्ड भी प्रदान किया गया है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 1 MW ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में। तो क्योंकि ये भारत का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। नाम क्या है? 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई कहाँ पर? तो गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात में कांडला पोर्ट जाएंगे आप। कांडला पोर्ट के पास एक दीनदयाल पोर्ट है, उसी के पास यह है 1 MW ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को खोला गया है। इसका उद्घाटन हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा की गई है। और इसका लक्ष्य क्या है कि हर साल 140 मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? ध्यान देना कि भारत में जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन दोस्तों ये शुरू हुआ था 2023 में 4 जनवरी को। 4 जनवरी 2023 को भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दोस्तों भारत मंडपम में, जो कि स्थित है प्रगति मैदान में नई दिल्ली में। 2024 में इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान देना कि ग्रीन हाइड्रोजन पर यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका आयोजन भारत में 2024 में किया गया था। कहाँ पर? भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो विशाखापत्तनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब है जो कि कहाँ पर बन रही है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 ये आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में ही किया गया था। भारत ने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई है कहाँ पर? तो चेन्नई में चलाई है। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SRY जीन टेस्ट के बारे में। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ सकते हैं कि SRY क्या है, SRY जीन टेस्ट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर SRY का मतलब हो गया सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो एग्जैक्टली क्या है ना, SRY जीन टेस्ट में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे भी पुरुष खिलाड़ी हैं जो कि जेंडर चेंज करवा के महिला बन के महिला खिलाड़ियों के ग्रुप में घुस जाते हैं। और फिर क्योंकि पुरुषों की ताकत महिलाओं से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वो कई सारे रिकॉर्ड बनाते हैं। तो उनको रोकने के लिए, यानी कि ऐसे पुरुष जो कि महिला बन के महिलाओं की टीम में घुस जाते हैं, तो ये होते हैं ना छिपे हुए भेड़िए, इनको रोकने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा ये टेस्ट लागू किया गया है। और ये टेस्ट किसका होता है? तो महिला खिलाड़ियों का होता है। पता चल जाता है कि इसमें पुरुष कौन है और उसको भगाया जाता है। ठीक है, यह 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 18 जुलाई 1912 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो मोनाको में है। और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम है इनका सेबेस्टियन कोए। क्या नाम है? सेबेस्टियन कोए। और वर्ल्ड एथलेटिक डे ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष होता है 7 मई को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेतुबंध विद्वान योजना के बारे में। सेतुबंध विद्वान योजना, ये योजना क्या है? तो दोस्तों ये जो योजना है सेतुबंध विद्वान योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मल डिग्री और IIT जैसी संस्थाओं से वो अपना रिसर्च कर सकें, अपना शोध कर सकें। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से सेतुबंध विद्वान योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ नए खेल और कोच के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं ये हैं कौन? अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच का नाम क्या है? गौतम गंभीर। और अगर बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग कोच हैं उनका नाम क्या है? तो ये हैं मॉर्ने मर्केल। ये कहाँ से हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। सारे फैक्ट एक बार में आपको याद नहीं होंगे, या तो आप ग्रुप से जुड़कर ये PDF लगातार प्राप्त करिए और इसका रिवीजन करिए, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो को कई बार भी देख सकते हैं। कई बार देखने से फैक्ट आपके दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें, अगर आपको PDF चाहिए तो आप पेड ग्रुप है तो उससे आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह हैं। ध्यान देना, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरिंदर सिंह। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रैग फुलटन है। क्रैग फुलटन कहाँ से है? तो ये भी जो है साउथ अफ्रीका से ही हैं। जबकि जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो PR श्रीजेश हैं। ये सारे जो कोच हैं इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट आपको बताएंगे कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच कौन हैं, तो ये हैं स्कॉट फ्लेमिंग। ये कहाँ से हैं, तो ये अमेरिका से हैं। जबकि भारतीय रग्बी टीम, तो मेल और फीमेल दोनों के ही कोच कौन हैं, तो वैशाली सेरेवी। ये कहाँ से हैं, तो ये फिजी से हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं, तो मनोले मार्कोज। ये कहाँ से हैं, तो ये स्पेन से हैं। ठीक है, तो सारे कोच के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर हाल ही में 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना में 2 नियुक्तियाँ हुई हैं। तो इंडियन आर्मी के यहाँ पर जो वाइस चीफ बनाए गए हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी भारतीय सेना के वाइस चीफ कौन बने हैं, पुष्पेंद्र सिंह बने हैं 1 अगस्त 2025 को। और साथ ही साथ इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ बने हैं, संजय वात्स्यायन बने हैं 1 अगस्त 2025 को। तो ये 2 नई नियुक्तियाँ हुई हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि फिलहाल जो हमारी भारतीय सेना है उसके उच्च पदों पर कौन है। जैसे कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ मार्शल कौन है, अमरप्रीत सिंह हैं। ठीक है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है, तो नर्मदेश्वर तिवारी हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, आर्मी डे प्रतिवर्ष होता है 15 जनवरी को। नेवल डे ये 4 दिसंबर को होता है। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। लगातार आपको PDF भी दी जाएगी और आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। प्रयास ये है कि आपका समय कम लगे, इसीलिए क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी रखी जा रही है। आने वाले समय में जब परीक्षाएँ आपकी करीब होंगी तो वीडियो की ड्यूरेशन लंबी रहेगी। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।